हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में 13 जून यानी कि आज जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है पेपर 1 से रिलेटेड, वो हम चर्चा करने वाले हैं। इन टॉपिक्स से जो है आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे और आगे वाले एग्ज़ाम्स में जो है यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, हैंड रिटन नोट्स जिसमें मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप प्रीवियस ईयर की अगर वीडियोस देख लेते हैं तो काफ़ी है आपके लिए पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय से। तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये गुप्त साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्ता डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा जो है इसको बनाया था। अच्छा, किस शासक ने बनवाया था ये आपको पता होना चाहिए, कुमारगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त जो कि किस वंश के राजा थे, तो गुप्त वंश के राजा थे। 5वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था और ये यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया है। और इसको जो है जो है जला दिया गया था, इसको क्षति पहुंचाई गई थी किस शासक के द्वारा, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाई गई थी और जो पुस्तकालय वगैरह था उसको जला दिया गया था, ठीक है। शोध में नैतिकता से भी सवाल पूछा गया, ठीक है, नैतिकता से सवाल पूछा गया, तो आपको इससे भी जुड़े हुए पॉइंट्स याद रखने चाहिए। देखिए, जब भी अनुसंधान का कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं हमें अपने ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस यहाँ से देखिए नैतिकता से पूछा गया है, तो ये नहीं पूछा गया कि करेक्ट क्या था क्वेश्चन, क्योंकि कोई ये नहीं बताता है। जितने स्टूडेंट्स ने मुझे जैसे बताया कि भाई जो है नैतिकता से क्वेश्चन था अनुसंधान में, तो वो मैंने इसे ऐड कर लिया। कौन सा क्वेश्चन था ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं बस इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अनुसंधान में नैतिकता के कौन कौन से मुद्दे होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है पूर्वाग्रह, ठीक है, पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह से हमेशा बचना चाहिए नैतिकता में, अनुसंधान के लिए, ठीक है ना, अगर आप अनुसंधान कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है गलत रिपोर्टिंग, ठीक है, गलत रिपोर्टिंग जो करते हैं उसे नहीं करना चाहिए हमें। और तीसरा आप ले सकते हैं कि जानकारी का अनुचित उपयोग, ठीक है, जो जानकारी होती है उसका अनुचित उपयोग भी किया जाता है, अनुचित उपयोग, ये भी जो है नैतिक मुद्दे में ही आ जाता है। और ले सकते हैं आप उपचार का अभाव, उपचार का अभाव, यानी कि अगर कोई त्रुटि वगैरह होती है अनुसंधान में तो उसको जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये नैतिकता के मुद्दे हैं जो अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, इस पे भी जो है एक अनुसंधानकर्ता को ध्यान जो है देना चाहिए। प्रयोगात्मक अनुसंधान से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, एक टॉपिक तो आपका हमेशा के लिए फिक्स रहता है कि टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। आज पूछा गया प्रयोगात्मक अनुसंधान के ऊपर सवाल। तो हम सबको पता है कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, इस अनुसंधान में जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रकार के अनुसंधान में लोचशीलता पाई जाती है, ठीक है, लोचशीलता पाई जाती है। और ये जो अनुसंधान होता है ये विश्वसनीय भी होता है, ठीक है, विश्वसनीय भी माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है मौलिक अनुसंधान, ठीक है। मौलिक अनुसंधान आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मौलिक अनुसंधान, ठीक है। मौलिक अनुसंधान जो होता है ये क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और सिद्धांत निर्माण करने के लिए, ठीक है, सिद्धांत निर्माण करने के लिए। दोनों पॉइंट आपको याद रखें, हर बार जो है ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिटा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। पहले कि अगर आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं जिसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स करवा रखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है इस वीडियो की। ऊपर आई बटन जो आ रहा है आप उस पर भी क्लिक करके हमारी वीडियो को देख पाएंगे।
ओके उसके बाद जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया रैम से लेकर के, ठीक है, रैम वॉलेटाइल करके, मेरे ख्याल से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है कौन सी नहीं है ये पूछा गया था, इसमें ऑप्शन में रैम भी था, ठीक है। कंफर्म नहीं है मुझे क्वेश्चन, लेकिन मुझे बोला गया कि भाई रैम वॉलेटाइल से क्वेश्चन था। तो रैम की अगर हम बात करें तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रोम से इसे कंफ्यूज मत करना, रोम जो होता है वो होता है रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। देखिए फुल फॉर्म भी जो है इसकी पूछी गई है तो कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। रोम और रैम अलग अलग है। अगर हम मेमोरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल मेमोरी की अगर हम बात करें तो वॉलेटाइल में कौन कौन सा आ जाता है, तो रैम आती है इसमें, कैच मेमोरी भी आती है इसमें, और रजिस्टर ये आता है इसमें, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका पी रोम आता है, ठीक है, ई पी रोम आता है और ई पी रोम आता है, ठीक है, ये नॉन वॉलेटाइल में आ जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है, और एक दूसरा जो है वो है ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्टिकल मेमोरी अगर आपसे पूछे कि किसका हिस्सा है तो सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ठीक है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सेकेंडरी में आता है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है ये प्राइमरी में आता है, ठीक है। और वॉलेटाइल में पूछे तो रैम, कैच और रजिस्टर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो वॉलेटाइल में आपको तीन ये चीज़ याद रखने हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्वेश्चन था। आप सबको पता है कि 8 ऐसी गैसें हैं जिसके आधार पर ये तैयार किया जाता है, और वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं गैसें, तो आपको याद रखना है। पहला है PM10 जो पार्टिकल्स होते हैं और जिनका PM 2.5 होता है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है। और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओजोन जिसे O3 कहते हैं, अमोनिया और सीसा, ठीक है। तो ये 8 ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर जो है AQI पता किया जाता है, ठीक है। तो ये 8 आपको याद रखने हैं। यहाँ से आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है इनमें से प्रदूषित गैस है, वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है। अगला जो है वो है HTPB, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको एक बार फिर से, HTTP, ठीक है, HTTP भी सवाल था। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको बनाया था टिम बर्नर-ली ने, ठीक है, टिम बर्नर-ली जो है इसके आविष्कारक हैं। अच्छा, जीमेल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जीमेल जो है इसको कब लॉन्च किया गया, ठीक है, कब लॉन्च किया गया इसे, तो इसे लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2004 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2004 को। पिछली बार एग्जाम में ये पूछा गया था, हो सकता है रिपीट हो जाए। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग आपको पता हो, कोडिंग डिकोडिंग मैंने तो एक रीजनिंग पे चैप्टर भी करवा रखा है। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि अगर आपसे पूछे ABC जो है इसको 123 लिखा जा रहा है, तो आपको बताना ये है कि X Y Z को क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 24, 25, 26, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आप देखेंगे अगर आप A को आप देखेंगे तो A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C जो है वो 3 नंबर पे आता है, उसी प्रकार से X जो है 24 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है और Z 26 नंबर पे आता है। तो इस तरह के सवाल जो हैं ये कोडिंग डिकोडिंग कहलाते हैं।
ठीक है, कोड में आपको दिया जाता है और उसी तरह से एक सवाल आप एक जो है ऐसे ही कोड दे दिया जाता है, आप उसको डिकोड करना होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल जो है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि आप नहीं छोड़ सकते हैं, शिक्षण विधि से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आज भी पूछा गया। शिक्षण विधि की अगर हम बात करें, पहले मैं मिटा देता हूँ इसको। शिक्षण विधि को अगर हम बात करें तो दो भागों में बांटकर हम इसे देख सकते हैं। एक होती है शिक्षक केंद्रित, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है छात्र केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण विधि है उसमें आ जाती है व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड और प्रयोग प्रदर्शन, ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन, और इसी में आता है समूह शिक्षण, समूह शिक्षण भी इसमें आता है, और इसी में आ जाता है समीक्षा नीति, समीक्षा नीति। तो ये तो हो गए शिक्षण विधि जो कि संबंधित है शिक्षक से, यानी शिक्षक केंद्रित है। छात्र केंद्रित अगर मैं बात करूं तो छात्र केंद्रित में आ जाता है यहाँ पर असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट और कार्यक्रम अनुदेश, ठीक है, कार्यक्रम अनुदेश और मुक्त अधिगम और अनुमानी विधि, ठीक है, अनुमानी विधि। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये है शिक्षण विधि। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हमारी तो ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आप जो है हमारी सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।